मम्मा देखो, बूजी ने मेरे हाथों में मेहंदी लदाई है, कैसी लग रही है। तुतलाती जुबान में बोलती 4 साल की रूही अपनी मम्मी को अपने दोनों नन्हे हाथों में लगी मेहंदी दिखाते हुए बोली। उसकी मम्मी स्नेहा, जो सुंदर से चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके साड़ी पहने बालों का जूड़ा बनाए हुए थी और अब जूड़े में शीशे के सामने खड़ी होकर सफ़ेद मोगरे के ताज़े फूलों का गजरा लगा रही थी, वह रूही की प्यारी सी आवाज़ पर पलटी और उसके हाथों को देखने लगीं। रूही की आवाज़ सुनने के बाद जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वह उसके हाथों पर लगी मेहंदी देखकर गायब हो गई। वो उसके हाथों पर लगी मेहंदी को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उससे उठने वाली महक उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक उसको क्या हुआ कि उसने रूही के नन्हे प्यारे हाथों को नफ़रत से झटक दिया, जिससे मम्मा के खुश होने की आशा लिए आई बच्ची को अच्छा नहीं लगा। का हुआ मम्मा, अच्छा नहीं लगा आपको? देखो ना, वह ज़बरदस्ती दिखाने लगी। इसने आंखें बंद कर देती है और रूही पर ज़ोर से चिल्लाती है, जाओ रूही यहाँ से। उसके चिल्लाने से नन्ही रूही सहम जाती है। स्नेहा का चिल्लाना सुनकर उसका पति सूरज आ जाता है। क्या हुआ स्नेहा जी, आप बच्ची पर क्यों चिल्ला रही हैं? देखो कैसे सहम गई है वो, और मेहंदी ही तो दिखा रही थी वो आपको, तो नाराज़ होने की क्या बात है? प्यार से बोल देती, वो समझ जाती। स्नेहा के रूही पर गुस्सा करने पर सूरज कहता है, सूरज जी, रूही को ले जाओ यहाँ से। मुझे मेहंदी से उठती महक से नफ़रत है, ले जाओ इसको। रूही अपनी मम्मा के बदले व्यवहार को देखकर घबरा गई है कि क्या हुआ मम्मा को। सूरज रूही को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। डैडू, क्या हुआ मम्मा को? वो क्यों गुस्सा हो रही थी? रूही जानना चाहती थी कि उसकी मम्मी ने प्यार करने के बजाय उसको डांटा क्यों। कुछ नहीं मेरा बच्चा, मम्मा को मेहंदी से डर लगता है। वो क्यों? पता नहीं, बाद में पूछेंगे, अभी गुस्सा है। पर डैडू, मेहंदी तो इतनी सुंदर होती है, फिर मम्मा क्यों डरती हैं? पता नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता, पूछूंगा फिर बताऊंगा। जाओ, तब तक तुम बूजी के साथ खेलो, फिर शादी में भी तो जाना है हमें। रूही को दूसरे कमरे में ले जाते हुए सूरज बोला। फिर रूही को वहाँ छोड़कर स्नेहा के पास आता है। स्नेहा जमीन पर वैसी ही बैठी होती है, गुमसुम और खोई और परेशान। क्या हुआ स्नेहा जी, ऐसे बच्ची पर गुस्सा क्यों हो गई थी? वो बेचारी मेहंदी ही तो दिखा रही थी। और तैयार हो जाइए फंक्शन के लिए, लेट हो जाएंगे। सूरज स्नेहा से कहता है, पर वह तो मानो सुन ही नहीं रही थी। बोलो, चलना है कि नहीं? सूरज स्नेहा के कोई जवाब न देने पर कहता है, मेरा मन नहीं है, आप और रूही चले जाओ आज। मैं कल आ जाऊंगी। आज तो वैसे भी मेहंदी का फंक्शन है, मैं कल चल पाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। बोला ना आपको, मेरा मन नहीं है, स्नेहा ने रूखे मन से जवाब दिया। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, मेरे कहने से तो मानेगी नहीं। चल पड़ती तो ठीक रहता, सब पूछेंगे कि क्यों नहीं आई। कह देना तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है और स्नेहा आज से 5 साल पहले की यादों में चली जाती है, जब वह कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। देख सोनल, मेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना खिला है। अपने गोरे हाथों पर लगी मेहंदी दिखाते हुए, जो सुर्ख लाल रंग लिए थी, दिखाते हुए स्नेहा बोली, और पता है, जब मेहंदी की महक उठती है ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी देर आंखें बंद करती हूँ और उसे अंदर तक फील करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी भीनी भीनी खुशबू मानो सांसों में घुल जाती है और मुझे अलग प्यार भरी दुनिया में ले जाती है। आंखें बंद करती हुई स्नेहा बोली। अच्छा, सोनल बोली। हाँ, और पता है, कहते हैं जिसके हाथों में मेहंदी जितना गहरा रंग छोड़ती है, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। मतलब राजीव तुझे बहुत प्यार करते होंगे, और वैसे भी 2 महीने बाद तो तेरी शादी होने वाली है। उसकी इस बात पर स्नेहा शर्मा जाती है। सोनल, शर्मा क्यों रही है, बोल। मुझे क्या पता, मैं तो उनको एक ही बार मिली थी मोनिका की शादी में। भाई उन्होंने पसंद कर लिया
और फिर हमारे घर रिश्ता भिजवा दिया। घर वालों को भी पसंद थे, मुझे भी ठीक ही लगे तो मैंने भी हाँ बोल दिया। ठीक ही लगे कि तुझे भी पसंद आ गए थे? मतलब दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों से कहकर लव कम अरेंज मैरिज कर रहे हो। बढ़िया है यार, तेरा तो लव मैरिज कर रही है, घर वालों को लग रहा है कि वे अरेंज मैरिज कर रहे हैं। स्नेहा को छेड़ते हुए सोनल बोली। स्नेहा और सोनल सहेलियां हैं, दोनों एक ही कदकाठी की और हम उम्र हैं और साथ ही पढ़ती हैं। स्नेहा जहाँ शांत और शर्मीली है, सोनल दबंग है। कॉलेज में सबसे पंगे लेना उसकी आदत है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज के एक लड़के के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है और सोनल उसको सबके सामने थप्पड़ मार देती है। तो वह लड़का उसे देख लेने की और बदला लेने की धमकी दे देता है, पर सोनल उसकी परवाह किए बगैर चली जाती है। आखिर वो दिन आ जाता है जब स्नेहा की मेहंदी का दिन आ जाता है, पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। शादी वाले दिन सुबह उसका प्रैक्टिकल पड़ जाता है, तो अब छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि कंपलसरी था देना। तो सोचा सुबह प्रैक्टिकल देकर आ जाएगी, फिर शाम की रस्में कर लेगी। इसलिए मेहंदी लगे हाथों से जो कल रात लगाई थी उनमें ही प्रैक्टिकल देने चली जाती है। लेकिन कॉलेज में यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो सोनल और स्नेहा एक ही जैसी ही लग रही थीं। बस दोनों के बैग अलग रंग के थे। सोनल का रेड कलर का था और स्नेहा का ब्लैक कलर का। पर घर जाते समय किसी वजह से दोनों अपना बैग बदल लेती हैं। अब स्नेहा के पास रेड कलर का बैग आ जाता है और सोनल के पास ब्लैक। वे दोनों कॉलेज से बाहर आकर बस का वेट करने लगती हैं। तभी सोनल को याद आता है कि वह अपनी किट क्लासरूम में भूल आई है। अरे यार, सोनल चौंक कर बोली। क्या हुआ? मैं किट क्लासरूम में भूल आई। तू यहाँ पर वेट कर, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, स्नेहा सोनल से बोली और फिर सोनल चली जाती है और स्नेहा वहीं साइड में खड़ी हो जाती है। अचानक उसे अपने मुंह पर कुछ महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। खुद को ऐसे देख वह घबरा गई। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। 4 लोग अंदर आए, लाइट खोली तो उनमें से एक बोला, अबे किसको उठा लाए? ये आपने ही बोला था लाल बैग वाली को उठाना है। अरे बेवकूफ़, ये सोनल नहीं है, ये उसकी सहेली स्नेहा है। गलत उठा लाया। वह उसे गालियाँ निकालने लगा। अब क्या करें? करना क्या है? छोड़ देंगे तो ये सीधा पुलिस के पास जाएगी। इसके घर वालों ने तो पुलिस में कंप्लेन भी कर दी होगी और इसने हमारी शक्लें भी देख ली हैं। फिर अब क्या करें? एक काम दिया वो भी ढंग से नहीं कर पाए। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, झल्लाते हुए उनमें से एक बोल रहा था। अब करें क्या? वही जो सोनल के साथ करना था, सबक तो उसी को सिखाना था। बहुत शौक है उसे पंगे लेने का, पर आज सोनल ना सही, उसकी सहेली सही, उसको फिर देख लेंगे। उनके इरादे जान स्नेहा की हालत शेरों के बीच फंसी हिरनी के समान हो गई। वह गिड़गिड़ाने लगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना पुलिस के पास जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। मेरी शादी है आज, मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे। देखो मेहंदी लगी है, मेरी शादी होने वाली है, हाथ दिखाते हुए स्नेहा बोली। फिर उनमें से एक उसके दोनों गालों को हाथ से पकड़कर बोला, क्या ज़रूरत थी शादी वाले दिन मेहंदी लगे हाथों से कॉलेज आने की? और उस सोनल के बैग को क्यों उठाया तूने? भुगत उसकी सज़ा। हमने तो सोनल को सबक सिखाने के लिए, उसे उठाने के लिए ये लोग भेजे थे। बहुत शौक़ है उसे दूसरों की बेइज्जती करने का, तो उसको बेइज्जती करने का क्या होता है वो दिखाना था। पर तूने उसका बैग क्यों उठाया आज? एक तो एक जैसी लगती हो दोनों, उसके धोखे में तुझे उठा लाए। पर कोई नहीं, उसकी सहेली होने की सज़ा अब तू भी भुगत। नहीं प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, फिर मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? मैं उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, पर उनको उस पर तरस नहीं आया। मेहंदी लगाई है तूने और शादी थी ना तेरी, तो ठीक है, तुझे कुंवारी नहीं मरने देंगे।
फिर वे राक्षसी हंसी हंसने लगे। प्लीज़ छोड़ दो, वह उनको हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करती है, पर उसके गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं था। इंसान और जानवर में थोड़ा ही फ़र्क होता है, वह है इंसानी संवेदना जो उसे इंसान बनाती है। अगर इंसान की संवेदनाएं ही ख़त्म हो जाएं और किसी की तकलीफ़ में खुशी मिलने लग जाए तो वह भी इंसानी जानवर कहलाता है। जैसे एक जानवर को फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस जीव को वह मार रहा है उसे भी दर्द तकलीफ़ होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती। उसी प्रकार जब इंसानी जानवर की संवेदना खत्म हो जाती हैं तब वह भी एक बेबस मासूम लड़की को सिर्फ एक शिकार समझने लगते हैं। मासूम स्नेहा के आंसू रुक नहीं रहे थे, वे चारों उसे नोचने पर आमादा थे। खुद को बचाने की उसने आखिरी कोशिश की और अपनी तरफ झुकते लड़के के टांगों के बीच में जोर से लात मार दी, जिससे वह कराकर नीचे गिर गया। इससे औरों का ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसे उठाने लगे, तो उसे भागने का मौका मिल गया। वह वहाँ से निकलकर सुनसान सड़क पर भागने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आए, पर रात का समय और कहीं शहर से दूर की जगह होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। वे चारों उसका पीछा कर रहे थे, पर स्नेहा बस भागती रही। उसकी सांसें उखड़ने को होने लगीं, पर उसे कोई ऐसा नहीं दिखा कि उसकी मदद कर सके। उसने मुड़कर देखा, वे चारों उसके एकदम पीछे आ गए थे, पर उसने कदम रुकने नहीं दिए। पकड़ो उसे, वरना वो सीधे पुलिस के पास जाएगी। जहाँ पर मिले वहीं पर मार देना, आपस में बोल रहे थे। जब स्नेहा की हिम्मत जवाब देने लगी और उसे लगा वह गिर पड़ेगी, तभी उसे दूर एक साया दिखा। उसने हिम्मत भरी और एक आखिरी दौड़ लगाई कि शायद कोई उम्मीद दिखे। वह उस साए के पास पहुंची। वह कोई आदमी था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्नेहा ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली। प्लीज़ हेल्प मी। वह आदमी मुड़ा तो स्नेहा बेहोश हो चुकी थी। चार लोगों को उसके पीछे देख और उसके कपड़ों की हालत देख वह माजरा समझ गया था। वह बेहोश स्नेहा को उठाने लगा, तब तक वे चारों उसके पास ही पहुंच गए। ए चल, लड़की को हमारे हवाले कर। पर वह चुप रहा। तो वे फिर बोले, सुनाई नहीं देता, चल लड़की हमारे हवाले कर। ना करूं तो? घूरती आंखों से उन चारों को देखते हुए बोला। तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे, वे उसे चेतावनी देते हैं। कर लो जो कर सकते हो। ज़्यादा होशियारी मत कर, ठीक है ना? चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दे। हम चार हैं और तू अकेला। हाँ तो चार हो, पर मर तो एक भी नहीं हो। होते तो एक अकेली बेबस लड़की के साथ ये सब नहीं करते। वे चारों वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां होना इस देश में अपराध हो गया है। ज़्यादा ज्ञान मत दे, समझा ना? चुपचाप लड़की हमारे हवाले कर दे, वरना इसके साथ तुम्हारी डेड बॉडी भी किसी नाले में मिलेगी। अच्छा ये बात है। वह स्नेहा को छोड़ उनके पास गया और उनमें से एक को जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इससे तिलमिलाकर उन चारों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया कि तभी उसने जेब से पिस्टल निकाल ली। वैसे तो मुझे तुमसे निपटने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अभी लड़की को यहाँ से ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिसे गोली खानी है वो आ जाओ। उसने हवा में एक फायर किया तो वो चारों भाग गए। फिर उसने स्नेहा को उठाया और गाड़ी के पीछे वाली सीट में लिटा दिया और अपने घर ले आया। स्नेहा बेहोश थी। जब उसे होश आया तो वह रात वाली घटना उसके सामने घूम गई। खुद को एक अनजान जगह में अजनबी के सामने देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस एक डरी सहमी बेजान सी बैठी रही। फिर वो आदमी उसके पास आया और बोला, कैसी हैं अब आप? स्नेहा ने बस गर्दन हिला दी। कौन है आप? पर स्नेहा कुछ नहीं बोलती है, बस आंखों में आंसू लिए बैठी रही। फिर वह उसके लिए खाने के लिए ले आया, पर स्नेहा ने मना कर दिया। सूप पी लीजिए, थोड़ा शरीर में जान आएगी तो बता पाएंगी अपने बारे में। पर स्नेहा मना कर देती है, बस बैठी सुबकती रही। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ। वह वापस लेट गई। उसकी हालत देख उस आदमी ने उसे उठाया और उसके मना करने के बावजूद उसे अपने हाथों से सूप पिलाया। उसके बाद स्नेहा फिर से लेट गई।
2-3 घंटे बाद जब वह नॉर्मल हुई तो वह फिर उसके पास आया। क्या नाम है आपका? स्नेहा। वह नज़र नीचे किए हुए धीरे से बोली। स्नेहा जी, ये कपड़े लाया हूँ, अगर चाहो तो बदल सकती हो। कपड़े बेड पर रखते हुए वह बोला। स्नेहा का उठने का मन नहीं था तो ना में सिर हिला दिया। अपने बारे में बताना चाहती हो तो बता सकती हो कि इस सब में कैसे फंसी और आपका घर कहाँ है। स्नेहा को उसमें थोड़ा अपनापन लगा, थोड़ा खुद को सुरक्षित महसूस किया तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि वह कौन है, कहाँ से है और कैसे सोनल की जगह गुंडे उसे उठा लाए। सब बताने के बाद वह बोली, देखो मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरी शादी थी और बारात आई होगी। मैं घर नहीं पहुंची होंगी तो घर वालों ने पता नहीं क्या किया होगा, कितनी बदनामी हुई होगी। मम्मी पापा ने तो पता नहीं कैसे संभाला होगा। और राजीव जी, वो तो बारात लेकर पहुंचे होंगे, मैं नहीं मिली होंगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। और कहते कहते वह फिर से रोने लगी। उसने उसे चुप कराया। चुप हो जाइए स्नेहा जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि आप बच गईं और आपकी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ था, वरना उस सुनसान जगह पर कोई नहीं मिलता। आप जहाँ का पता बता रही हैं यहाँ से काफ़ी दूर है। लगता है वे लोग आपको किडनैप करके शहर से बाहर ले आए, तो अब तो जा ही नहीं पाएंगे। आप थोड़ी स्वस्थ हो जाइए, मैं आपको कल तक घर छोड़ दूँगा। ठीक है कहकर स्नेहा वापस लेट गई। रात तक स्नेहा थोड़ा ठीक हो जाती है और वह नहा के कपड़े भी बदल देती है, पर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा वहाँ एक नौकर और उस शख्स के अलावा कोई नहीं रहता जो उसे बचा के लाया है। कुछ खाया आपने? वह अभी बाहर से आया था, उसके पास आकर बोला। स्नेहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। गुड, वह मुस्कुराता हुआ बोला। कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ पहले से। मेरा नाम सूरज है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? स्नेहा ने पूछा। हाँ। क्यों, कोई और नहीं है फैमिली मेम्बर? क्यों, कहाँ गए? आश्चर्य से स्नेहा ने पूछा। मम्मी की डेथ 3-4 साल पहले हो गई थी। एक सिस्टर है, वो मैरिज के बाद फ़ॉरेन रहती है और कुछ महीने पहले फादर की भी डेथ हो गई, तो अब मैं अकेला रहता हूँ। सॉरी। ठीक है, अब आप सो जाइए, मैं सुबह आपको घर छोड़ दूँगा। कहकर वह चला गया, पर रात भर स्नेहा को नींद नहीं आती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और वो अब घर जाएगी तो घर वाले और लोग क्या कहेंगे। कौन उसका विश्वास करेगा कि वह किडनैप हो गई थी और सुरक्षित भी वापस आ गई, और राजीव के घर वाले उसे अपनाएंगे कि नहीं। न जाने कितने सवाल थे जिन्होंने स्नेहा को सोने नहीं दिया। उसको भी नहीं पता कब उसे नींद आई होगी। सुबह उठी तो सूरज स्नेहा से नाश्ता करने के बाद बोला, क्या सोचा है, अभी चलेंगी या बाद में? पर स्नेहा चुप रहती है। क्या बात हो गई, चुप क्यों है, बताइए। कैसे जाऊं, इतने सारे सवालों का सामना कैसे करूंगी? वह उलझन में है। स्नेहा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तो है ही, साथ ही थोड़ी शर्मीली भी। अब लोक लाज के कारण कि शादी वाले दिन कहाँ चली गई थी और अब 2 दिन बाद वापस आ गई, कौन उस पर विश्वास करेगा। इस डर से उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे कि कैसे जाए। मैं कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा। आपका घर है वो, जहाँ जाने के लिए सोचेंगी क्या आप? शादी वाले दिन किसी लड़की का घर ना पहुंचना कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। समाज में, रिश्तेदारी में कैसी कैसी बातें हुई होंगी और राजीव के घर वालों ने क्या सोचा होगा। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है जाने की। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतना झिझक रही हैं तो ऐसे करता हूँ, मैं जाकर देख आता हूँ एक बार क्या हाल है। उन्होंने आपके घर ना पहुँचने को किस प्रकार लिया होगा और आपके घर ना पहुँचने पर क्या हुआ। जैसा भी होगा मैं देख आता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना कि कैसे करना है। स्नेहा की झिझक देखकर सूरज कहता है।
फिर सूरज चला जाता है और स्नेहा उसके आने का इंतज़ार करने लगती है। शाम तक जब सूरज वापस आता है तो स्नेहा का दिल पहले ही ज़ोर से धड़क रहा था। आने के बाद वो बोली, बताइए क्या हुआ, कैसे हैं वहाँ सब? पर सूरज चुप रहता है। बताइए ना, स्नेहा सब कुछ जानना चाहती थी। आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। मतलब? आपके घर वालों को और सब लोगों को लगा कि आप शादी से खुश नहीं थीं, इसलिए किसी के साथ भाग गई हैं। क्या? हाँ, सूरज बोला। पर वो लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं? और राजीव जी ने तो नहीं विश्वास किया होगा। उनको तो पता था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। सूरज चुप हो जाता है। उसके चुप होने पर स्नेहा कहती है, बताइए ना, आपके घर वालों ने बदनामी से बचने के लिए आपकी छोटी बहन की शादी राजीव से कर दी। क्या? ये सुनना स्नेहा के लिए बिजली गिरने के समान था। जिससे प्यार करती थी, शादी का सपना संजो रही, जिंदगी भर साथ रहने का, और जिसके नाम की मेहंदी उसके हाथों में लगी थी, वह अब उसका नहीं रहा बल्कि किसी और का हो गया है। जी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा की शादी उन्होंने राजीव से कर दी। स्नेहा हैरान थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आप घर नहीं पहुंची तो उन्हें वही सही लगा होगा कि बारात खाली लौटेगी तो और ज़्यादा बदनामी होगी। घर वालों का तो नहीं पता, पर राजीव जी तो पता था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। फिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनको मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे ढूंढना चाहिए था। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रोइए मत, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। आपके सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। क्या पता? स्नेहा वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे क्या नहीं। घर वालों ने तो जो किया सो किया, पर राजीव ने क्यों शादी की, ये बात उसे चुभ रही थी। घर वालों ने भी उसे ढूंढने के बजाय ये कैसे मान लिया कि वह किसी और के साथ भाग गई। और अब वह घर गई तो क्या होगा? जब राजीव को पता चलेगा कि वह वापस आ गई है तो वह प्रेरणा के साथ रह पाएगा और वह खुद देख पाएगी राजीव को प्रेरणा के साथ। उसे सबसे नफरत होने लगी, अपने से, अपने घर वालों से, राजीव से, प्रेरणा से, और अपने हाथों में लगी उस मेहंदी से जो उसके हाथों में 2 दिन पहले लगी थी और जिसमें राजीव का नाम लिखा हुआ था। वह पता नहीं कब तक वैसे ही बैठी रही। आंसू भी जैसे अब आंखों में ख़त्म हो गए थे। कितना क्रूर मजाक किया था किस्मत ने उसके साथ। एक ही झटके में उससे सब कुछ छीन लिया, और वो सब छीनने में उसके अपनों का ही तो हाथ था जिनको वह अपना मानती थी। सोनल, जो उसकी अपनी सहेली थी, उसके किए की सज़ा उसे मिली। घर वाले, जो उसके अपने थे, उन्होंने बदनामी से बचने के लिए उसे भागा हुआ समझकर उसके प्यार को उससे छीन लिया। और राजीव, राजीव तो उसका होने वाला जीवन साथी था। उसने कैसे यकीन कर लिया कि वह किसी और के साथ भाग गई? वह अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखने लगी। जाने उसे क्या हुआ कि वह उठी और सिंक में जाकर साबुन से मेहंदी को धोने लगी। वह पागल सी हो गई थी। बार बार साबुन लगाती कि मेहंदी हट जाए, पर भला वो साबुन से धोने से हटती है क्या? पर नहीं, उसे मेहंदी अपने हाथों से हटानी थी। उस पर लिखा राजीव का नाम मिटाना था। उसकी ये हालत देख सूरज उसके पास गया। क्या कर रही है? ये मेहंदी एक दिन में नहीं हटेगी। आप कितना कोशिश कर लो। नहीं, मुझे हटाना है। कुछ भी करो, इसको हटाओ। स्नेहा जी, नहीं हटेगी। पर वह उसे वैसे ही धोती रही। सूरज ने ज़बरदस्ती उसको वहाँ से हटाया। संभालिए खुद को, क्या कर रही हैं? ये मेहंदी मिटाने से क्या होगा? आपको सच स्वीकार करना पड़ेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। स्नेहा को वहाँ से ले जाते हुए बोला। स्नेहा फिर से रोने लगी। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि राजीव ने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, उसको ढूंढा क्यों नहीं, और वह प्रेरणा से शादी करने को क्यों तैयार हुआ।
ये सवाल उसे नस्तर की तरह चुभ रहे थे। वह डिप्रेस हो गई। पता नहीं कितने दिनों वह ऐसे ही रोती रही। वह बेजान सी लेटी रहती, रोते रोते नींद आ जाती तो सो जाती। सूरज जिद करके कुछ खिलाने की कोशिश करता तो खा लेती, नहीं तो नहीं खाती। सूरज ने उसको कह दिया था कि जब तक वह चाहे वहाँ रह सकती है, क्योंकि वह भी वहाँ अकेला रहता था। पहले एक नौकर था, अब उसने एक काम वाली भी रख ली थी ताकि वह ऑफिस चला जाए तो वह स्नेहा का ख्याल रखे और स्नेहा से बात कर सके। पर वह कुछ बोलती ही नहीं थी, बस खामोश रहती या रोती रहती। स्नेहा बस सोचती रहती, ना घर जा सकती क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी, प्रेरणा की भी हो जाएगी। वह ये सोचकर घर जाना ही नहीं चाहती थी। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि वह यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, इस शहर से, अपने घर वालों से, सबसे। और एक अजनबी के घर भी कितने दिन रहेगी। वह सूरज से कहती है, सूरज जी मैं जा रही हूँ। कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ, पर मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, इस शहर से दूर। ऐसे कहाँ जाएंगी आप अकेले? जीवन जीना कितना मुश्किल है, सोचा भी है आपने? और अपनी हालत देखिए, कैसी कर दी है आपने। कहीं नहीं जा रही हैं आप, यहीं रहेंगी। सूरज उसको नहीं जाने देना चाहता है। मैं यहाँ भी कब तक रहूँगी? आपने पहले ही मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं और मैं आपको भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। इस शहर ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, अब मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ। जब आपने निश्चय कर लिया है तो चलिए दोनों चलते हैं। मेरा भी यहाँ कौन है? पापा के जाने के बाद ना मेरा घर में मन लगता है ना बिजनेस में। जब से आप यहाँ आई हैं तब से घर भी आने लगा था, वरना सूनापन खाने को दौड़ता था। हफ्तों हो जाते थे घर नहीं आता था। मैं भी इस दुनिया में अकेला ही हूँ। आप मुझसे टकराईं तो आपकी वजह से ज़िंदगी को एक मकसद सा मिल गया था। आप चली जाएंगी तो फिर से घर सूना सूना हो जाएगा। आप भी? स्नेहा कहती है। हाँ चलिए, क्यों ना इस सफ़र में कहीं नई जगह चलते हैं। इस शहर से मुझे भी कोई ख़ास लगाव नहीं रह गया है। दोनों साथ चलेंगे तो राह आसान हो जाएगी। चाहो तो राही बनकर चलो या हमराही बनकर, मुझे दोनों स्थितियाँ मंजूर हैं। पर साथ रहिए। मतलब ये कि शादी कर लेते हैं, पर यह नहीं हो सकता। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना करूँगा किसी भी बात के लिए। पर जहाँ चलते हैं साथ चलते हैं। आप एक अजनबी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, इसलिए शादी करके हमराही बनने की बात की है, ताकि आपको झिझक ना रहे और आपको ये ना लगे कि आप किसी अजनबी के साथ रह रही हैं। बाकी जब तक आप मुझे स्वयं पति होने का अधिकार नहीं देती हैं, मैं आपसे कभी भी वो अधिकार नहीं मांगूंगा। और आपका बिजनेस, जहाँ जाऊंगा वहीं से फिर से शुरू कर लूँगा। यहाँ भी पापा के जाने के बाद ध्यान न देने की वजह से कुछ खास नहीं चल रहा है। यहाँ मैं ध्यान नहीं दे पा रहा बिजनेस पर क्या पता दूसरी जगह हमें रास आ जाए। स्नेहा भी सहमति दे देती है और वे दोनों शादी कर लेते हैं। स्नेहा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। अकेले जीवन जीना, वो भी एक अकेली लड़की के लिए, कितना मुश्किल है, उसे भी पता था, तो उसने भी हामी भर ली। और उसके बाद दोनों ने शहर छोड़ दिया, एक नए शहर में आ गए, नया घर ले लिया। सूरज ने बिजनेस भी वहीं से शुरू कर दिया। अब स्नेहा ने भी सच्चाई स्वीकार कर ली थी। वह भी नॉर्मल लाइफ जीने लगी, पर उसने कभी घर वालों से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। जाने क्यों उसने अपना मन इतना पत्थर का कर लिया कि खुद को इस संसार में अकेला मान लिया था और उसका एकमात्र सहारा कहो या साथ कहो, सूरज रह गया था। सूरज का भी उसके सिवा कोई नहीं था, तो दोनों टूटे हुए इंसानों ने एक घर जोड़ने का मन बना लिया था। शादी कर ली थी सूरज ने, पर सिर्फ स्नेहा को घर में रहने की वजह देने के लिए। पर उसने स्नेहा से पति होने का अधिकार नहीं मांगा। वह अपनी बात पर कायम था
कि जब तक स्नेहा स्वयं उसे ये अधिकार नहीं देगी वह नहीं मांगेगा। एक दिन फ्लावर शॉप के आगे स्नेहा ने गाड़ी रोकने को कहा। सूरज ने रोक दी। सफ़ेद मोगरा उसे बहुत पसंद थे और मोगरा से बने फूलों का गजरा उसे बहुत भाता था। आज बहुत समय बाद उसका अपने लिए कुछ लेने का मन किया। गाड़ी से उतरी और उनको हाथ में लेकर देखने लगी। उनको ऐसे गजरा देखते देख सूरज बोला, पसंद है आपको? बहुत। फिर सोच क्या रही हैं? ले लीजिए। स्नेहा ने गजरा उठाया, घर ले आई, साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया और सूरज से बोली, लीजिए अब गजरा लगा दीजिए। सूरज ने भी गजरा लगा दिया। गजरा लगाने के अधिकार के साथ स्नेहा ने सूरज को पति होने का अधिकार भी दे दिया और दोनों ने फिर नई जिंदगी की शुरुआत की। सूरज स्नेहा का बहुत ख्याल रखता था। हर छोटी बड़ी बात का वह कोशिश करता था कि स्नेहा अपना अतीत भूल जाए और उन कड़वी यादों से निकल जाए। उसका बिजनेस यहाँ भी चल पड़ा। यहाँ इस शहर में उसका मन भी लग गया था और जीवन को मकसद भी। तो पूरे मन से बिजनेस पर ध्यान देने लगा और वहाँ से अच्छा अब यहाँ चलने लगा। किस्मत ने भी स्नेहा से जहाँ सब कुछ छीन लिया था, वहीं सूरज के रूप में एक जीवन साथी भी दे दिया, जिसके सहारे वह भी जीवन में आगे बढ़ गई। हाँ, दिल में नफ़रत समझ लो या प्यार, कि राजीव और घरवाले अभी भी थे जो किसी न किसी बहाने याद आकर उसके जख्मों को कुरेद ही देते थे। 1 साल बाद उनके जीवन में रूही आ गई। अब उन दोनों के रिश्ते को और ज़िंदगी को रूही की किलकारियों ने और महका दिया। रूही स्नेहा की जीरोक्स कॉपी लगती है। आज उस घटना को 5 साल हो गए हैं, पर कुछ जख्म समय के साथ भी नहीं भरते। स्नेहा के ये जख्म भी उसी तरह के हैं जो समय समय पर अपनी टीस से उसे दर्द दे जाते हैं। स्नेहा सोचते सोचते न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। सूरज आया तो देखा स्नेहा वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी। रूही भी घर आते आते गाड़ी में ही सो गई थी। उसको सुलाकर वह स्नेहा के पास आया, जो वैसे ही बैठे बैठे सो गई थी। उसने उसको वहाँ से ले जाने के लिए दोनों हाथों में उठा लिया तो स्नेहा की नींद खुल गई। आ गए आप? जी, नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी भी भारी नहीं कि उठा ना सकूं। अब तो ऐसे ही चलिए, कभी कभी तो मौके मिलते हैं ऐसे। अच्छा जी, हंसते हुए स्नेहा बोली। हाँ जी, अब बोलिए, हो गई हो शांत या अभी भी परेशान हो? स्नेहा को बेड पे बिठाते हुए सूरज बोला। ठीक हूँ, अब वो मेहंदी देखकर मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने आप लोगों का मूड भी ख़राब कर दिया। स्नेहा को अब बुरा लग रहा था जो उस समय उसने किया था। पता है स्नेहा जी, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे प्यार में ही कमी रह जाती है, जो मैं आपको आपके दर्द से नहीं निकाल पाया। ऐसे मत कहिए सूरज जी, सब कुछ छीन कर एक आप ही तो हैं जो किस्मत ने मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैं जीवन में आगे बढ़ पाई, वरना तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। फिर आप निकल क्यों नहीं आती अतीत के उस दर्द से? कुछ घाव कभी नहीं भरते सूरज जी, खासकर वो जो अपनों ने दिए हों। गैरों के दिए हुए जख्म कभी न कभी भर जाते हैं, पर अपनों द्वारा दिए हुए जख्म नासूर बनकर हमेशा टीस देते हैं। ये दर्द, ये टीस शायद उम्र भर मेरे साथ ही रहे, पर आप हैं ना मेरे साथ, मेरे हर दर्द की दवा। हाँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अच्छा ये बताइए, कैसा रहा फंक्शन? स्नेहा बोली। ठीक था, पर आप नहीं गई तो सब पूछ रहे थे कि आई क्यों नहीं। किसी तरह संभाला है, ये कहकर कि आज तबीयत ठीक नहीं, कल आएंगी। कल तो चलोगी ना? हाँ, मुस्कुराते हुए स्नेहा बोली। सुबह स्नेहा उठी तो रूही उससे पहले उठी हुई थी और अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुए स्नेहा के पास आई। मम्मा, आप नाराज़ हो? नहीं छौली, अब ना मैं कभी मेहंदी नहीं लगाऊंगी। आपको डर लगता है ना? अब नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस।
अपनी तोतली जुबान में बोलकर वह मासूम खुद को कसूरवार समझकर माफ़ी मांग रही थी। हाथ पीछे क्यों किए? रूही के दोनों हाथ पीछे किए होने पर स्नेहा पूछती है। आप तो डर लगता है इसलिए। ओह मेरा बच्चा, सॉरी। मम्मा आप पर नाराज़ हुई ना, माफ़ नहीं करोगी? मम्मा को उस बात के लिए स्नेहा रूही को गोद में खींचते हुए बोली। रूही भी स्नेहा से चिपक जाती है। अच्छा ये बताओ कैसा लगा वहाँ फंक्शन में? अच्छा था। और ना वहाँ एक अंकल आए थे, वो मुझे मेरा नाम पूछ रहे थे। फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला मम्मा की एंजल। फिर उन्होंने पूछा आपकी मम्मा का नाम क्या है? फिर आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया रूही का मम्मा। उसकी इस बात पर स्नेहा हंसने लगती है। अच्छा फिर वो बोले आपकी एंजल मेरी एंजल से मिलती है। उनकी बात पर स्नेहा हंसने लगती है। तब तक सूरज आ जाता है और उन दोनों को देखकर कहता है, क्या बातें हो रही हैं रूही और मम्मा की? पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। आपकी लाडली कह रही है कि कोई कह रहा था कि उसकी एंजल की शक्ल रूही से मिलती है। किसके साथ थी ये? वहाँ कोई हमारी जान पहचान का आया था क्या जो मुझे जानता हो? क्योंकि रूही की शक्ल तो मुझसे ही मिलती है। स्नेहा सूरज से पूछती है। पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा? कहाँ कहाँ फुदकती रही होगी, एक जगह पर टिकती है क्या? सूरज हंसते हुए बोला। हाँ ये तो है, पर स्नेहा कहती है। पर रूही की बात ने स्नेहा को कुछ सोचने पर मजबूर तो कर दिया है। स्नेहा शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सूरज आता है और पूछता है, हो गई रेडी आप? जी। और रूही? वो भी हो गई है। सूरज स्नेहा को देखने लगता है। उसे देखता देख स्नेहा कहती है, कैसी लग रही हूँ? वो तो हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर जाने क्यों कुछ कमी है। स्नेहा खुद को देखने लगती है। क्या कमी रह गई? तभी सूरज गजरा निकाल कर बोला, इसके बिना आपका श्रृंगार अधूरा लगता है। खुद ही लगा दीजिए। फिर सूरज उसके जूड़े में गजरा लगा देता है। फिर वे लोग शादी में आ जाते हैं। स्नेहा सबसे मिलती है। ये लोग सूरज की रिश्तेदारी में हैं, उनकी बहन के ससुर की तरफ से। तो सब स्नेहा को कल ना आने की वजह पूछते हैं कि क्यों नहीं आई। स्नेहा उनसे बातों में लग जाती है। फिर सूरज और लोगों के साथ बिजी हो जाता है और थोड़ी देर बाद स्नेहा सोफे में एक साइड बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो दूसरी साइड लगे सोफे पर बैठा था और किसी से बातों में लगा था। वो कोई और नहीं, राजीव था। उसे देखकर स्नेहा शॉक्ड थी। मतलब रूही को कल राजीव मिला था, वही उसको मेरे बारे में पूछ रहा था। आज इतने साल बाद वह राजीव को देख रही थी। 4-5 साल में थोड़ा बदल गया था। पहले जहाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उसकी जगह चेहरे पर गंभीरता आ गई है। क्लीन शेव की जगह हल्की दाढ़ी रख ली है और जीन्स टी शर्ट की जगह कोट पैंट ने ले ली है। वह पर्सनालिटी तो वही है, अभी भी आकर्षक। कितनी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। एक तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी, ऊपर से इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर कि रोते हुए को भी हंसा दे। पर अब जो चेहरे पर गंभीरता है, वो उम्र का फ़र्क है या प्रेरणा के साथ खुश नहीं है, या खुद खुश नहीं रहता होगा। पता नहीं उसे देखकर स्नेहा के मन में कितने प्रश्न उठ रहे थे। पर ये यहाँ क्या कर रहा है, और ये यहाँ है, मतलब प्रेरणा भी होगी। वह इधर उधर देखने लगती है कि शायद प्रेरणा भी दिखे। उसको देखने का उसका मन कर रहा था। मिलेगी नहीं, पर दूर से देख लेगी। है तो उसकी बहन, साथ पले बड़े। उसे खुश देखेगी तो शायद उसे भी तसल्ली हो कि चलो वो तो खुश है। पर वह नहीं दिखी। शायद अकेले आया होगा। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उसे देखने के बाद खुशी दिखाए या गम। शायद कुछ ज़्यादा खुशी भी नहीं हो रही और ना ही उसे खोने का उतना गम जितना 5 साल पहले था।
फिर वह वहाँ से उठकर बाहर लॉन की तरफ आ गई कि कहीं उसे आमना सामना ना हो जाए। रूही भी शायद सूरज के साथ थी। राजीव उसे ना देखे इसलिए वह लॉन में आ गई और एक बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। स्नेहा मुड़ के देखा। राजीव था, जिसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित मुस्कान थी। स्नेहा वहाँ से उठ गई और जाने लगी तो राजीव भी उसके पीछे पीछे आने लगा। रुको स्नेहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। पर स्नेहा नहीं रुकती। लॉन काफ़ी बड़ा था इसलिए जल्दी जल्दी दूसरी तरफ जाना चाहती थी। इसी उसमें उसका हाथ लगा और उसका गजरा नीचे गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। थोड़ी दूर आई, अब उसे राजीव नहीं दिखा। वह रुक गई। लोग भी इस साइड कम थे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राजीव भी उसके पास ही आ गया था। वह वहाँ से जाने लगी तो राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकती, छोड़ो मेरा हाथ। स्नेहा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। मैं नहीं छोड़ रहा और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं देती यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। छोड़ो राजीव मेरा हाथ। नहीं बोला तो नहीं छोड़ रहा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ। आपको शोभा नहीं देता यूँ हाथ पकड़ना। मेरे लिए वही स्नेहा हो, 5 साल पहले वाली। हाँ, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, पर लापरवाह अभी भी वैसी ही हो। शादी ब्याह में जाकर अपनी चीज़ें छोड़ देना, कभी झुमका छोड़ देती हो, कभी गजरा छोड़ देती हो, पर इतनी ज़्यादा लापरवाह होगी कि अपनी शादी के दिन दूल्हा ही छोड़ दोगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। यह सुनकर स्नेहा मुड़ती है तो राजीव के हाथों में उसका गजरा था और वो झुमका भी, जो तब गिरा था जब वह और राजीव शादी में मिले थे और उसका झुमका गुम हो गया था। कितना ढूंढा था उसने पर नहीं मिला था। ये झुमका आपके पास था, मैंने कितना ढूंढा था इसको पर मिला नहीं था। हाँ, कैसे मिलता, मैंने जो उठा लिया था तब से जेब में है कि एक दिन तुम्हें लौटाऊंगा, पर तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। न तुमसे मिल पाया, न शादी कर पाया और न ये झुमका लौटा पाया। तुम्हें नहीं करनी थी शादी तो बोल देती, ऐसे चली गई। सोचा भी नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी होगी। मैं नहीं गई थी, किस्मत मुझे ले गई थी और आपने मेरा इंतज़ार नहीं किया। क्या कह रही हो स्नेहा, इंतज़ार नहीं किया? अरे इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ 5 साल से। राजीव के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। क्या कह रहे हो आप? आश्चर्य से स्नेहा बोली। हाँ, सही कह रहा हूँ। आपने प्रेरणा से शादी नहीं की? मैं क्यों प्रेरणा से शादी करता? तुम्हारे घर वालों ने बोला कि मैं प्रेरणा से शादी कर लूँ, पर तुम्हारी जगह कोई ले सकती थी क्या? और मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगी। कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। तुमने कहा था ना कि प्यार करते हो तो बारात लेकर आना। कितना मनाया घर वालों को, तब जाकर घर वाले माने थे। और तुम शादी वाले दिन पता नहीं कहाँ चली गई। तुमने शादी कर ली, घर बसा लिया और मैं तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक वहीं खड़ा हुआ हूँ। कम से कम कभी कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती मुझे कि ज़िंदा भी हूँ कि नहीं, पर तुमने नहीं किया। क्यों स्नेहा? 1 साल ढूंढा मैंने तुम्हें पर नहीं मिली। यहाँ मन नहीं लगा तो फिर मैं दुबई चला गया। कुछ दिन पहले ही आया इंडिया वापस। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब? मैं तो कल तुम्हारी बेटी को देखकर पहचान गया था कि ये स्नेहा की बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। स्नेहा पर तो ये सब सुनने के बाद मानो वज्रपात हो गया हो। राजीव ने प्रेरणा से शादी नहीं की तो सूरज ने उससे झूठ क्यों कहा? और अगर वह झूठ था तो वह इतने साल जो अपनों के लिए नफ़रत लिए बैठी रही, सब कुछ होते हुए भी अकेले होने का एहसास लिए रही, उसका जिम्मेदार सूरज है। उसके पास राजीव के भी किसी सवाल का जवाब नहीं था। क्या बोले उसको कि उसने उससे ज़्यादा सूरज पर विश्वास किया और ये मान लिया कि राजीव ने प्रेरणा से शादी कर ली। इसका मतलब वही गलत थी, उसे ही समझने में गलती हुई। बोलो स्नेहा, तुम्हें जवाब तो देने पड़ेंगे।
क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसे? राजीव उससे उसके सवालों का जवाब मांग रहा था, जो कि स्नेहा के पास नहीं थे। 5 साल से जिस राजीव को स्नेहा गुनहगार समझकर नफरत करती रही, आज उसकी गुनहगार बनी खड़ी थी। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। ये समझ लो, हमारी किस्मत में ऐसे ही लिखा था। सच तो बता दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? बोलो, कम से कम आगे तो जी पाऊँ, क्योंकि तब से एक दिन भी चैन से नहीं जिया। आगे भी ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या? पर स्नेहा तो मौन हो गई। इतने में सूरज भी उसे ढूंढता हुआ आ गया। उसको राजीव के साथ देख वह कहता है, स्नेहा जी। राजीव ने अभी भी स्नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था कि वह चली ना जाए। सूरज आया तो उसने हाथ छोड़ दिया। सूरज उन दोनों को देखकर माजरा तो वह भी समझ गया था, इसलिए स्नेहा से बोला, स्नेहा जी, रूही सो गई, घर चलते हैं। रूही उसके कंधे पर सर टिकाए सो रही थी। स्नेहा सूरज की तरफ देखती है और बोलती है, ये राजीव हैं, यह कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, चलिए घर वापस चलिए। पर सूरज जी, चलिए। वह स्नेहा का हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। स्नेहा, राजीव बोलता रह जाता है और सूरज स्नेहा को अपने साथ ले जाता है। सूरज स्नेहा को वहाँ से ले जाता है और वह रूही को पिछली सीट में सुला देता है। स्नेहा उसके साथ वाली सीट में बैठी होती है। स्नेहा उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखती रहती है, पर वह उसे इग्नोर करता है और ना उसकी तरफ देखता है और ना कुछ बात करता है और गाड़ी ड्राइव करके घर आ जाता है। पर स्नेहा के मन और दिमाग में जो सवालों का बवंडर उठा हुआ है, उसे मानो उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, या वह फ़र्क न पड़ने का दिखावा कर रहा था। वह खुद ही रूही को उठाकर लाता है और सुला देता है। वैसे भी स्नेहा से ज़्यादा ख्याल वही रूही का रखता था, तो स्नेहा को कभी ज़्यादा रूही की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। स्नेहा चेंज करने के बजाय बैठ जाती है। वह सूरज से अपने सवालों का जवाब जानना चाहती है, पर सूरज अपने कपड़े चेंज करके आता है। आप भी चेंज कर लीजिए, वह स्नेहा से बोला। नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। स्नेहा की आंखों में गुस्से और नाराज़गी के साथ हजारों सवाल थे, पर सूरज उनको देखना ही नहीं चाहता था। स्नेहा जी, आज मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। क्यों ना पूछूं? सूरज जी, सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। मैं सुबह आपके सब सवालों का जवाब दे दूंगा, पर तब तक मुझसे कुछ मत पूछिए। पर मुझे जानने हैं, मेरी हालत समझ रहे हैं आप कैसी है। मुझे सब पता है, बस आज आप कुछ मत पूछिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसका सही सही बिना झिझक के जवाब दीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। आज से पहले मैंने कभी आप पर अपना अधिकार नहीं जताया, पर आज जता रहा हूँ। सूरज स्नेहा से बोल रहा है। स्नेहा सूरज को देखती है कि ये आज क्या हुआ है सूरज को। आई लव यू सो मच स्नेहा जी। मैंने आपसे कभी कहा नहीं, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता था आप मेरे प्यार को महसूस करो कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, इसलिए कभी बोलने की ज़रूरत नहीं समझी, पर आज बोल रहा हूँ। और आप बताइए, आज से पहले आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहीं कि आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, कि आप भी मुझे पसंद करने लगी थी, तभी आपने मुझे पति होने का हक दिया था ना? हाँ, मैं अच्छा पति बन पाया कि नहीं, बोलिए। हाँ, हर पत्नी आप जैसा पति पाना चाहेगी। और रूही का पिता, उसकी जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई ना? हाँ, आपने उसका ख्याल मुझसे ज़्यादा रखा है। कभी वह बीमार होती थी तो आप सारी रात उसे गोदी में उठाए रखते थे, क्योंकि मैं थक कर सो जाती थी। आप उसकी देखभाल मुझसे बेहतर करते हैं। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, और रूही तो आपके पास ही ज़्यादा रहती है। आज अपने पति होने का हक मांगूं तो देंगी ना? नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बोला तो है सुबह दे दूंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। उस दिन सूरज ने पहली बार स्नेहा से अपने पति होने का हक स्नेहा के मना करने के बावजूद मांगा। स्नेहा उससे बहुत नाराज़ थी।
उसके किसी प्रश्न का उत्तर सूरज नहीं दे रहा था तो वह उस पर बेहद नाराज़ थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर उसके कहने पर उसे चुप रहना पड़ा। सूरज भी शायद आज बहुत परेशान है। स्नेहा को सच्चाई पता चल गई है तो उसके खोने के डर ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया। 5 साल से जो घर बनाया, आज उसे टूटने का डर उसे सता रहा था। इसलिए स्नेहा से अपने पति होने का अधिकार पहली बार जिद करके मांगा। अन्य दिन सूरज सुबह स्नेहा से पहले उठ जाता था, पर आज वह लेट तक सोता रहा। ऑफिस भी नहीं गया। उठा, नहाकर तैयार हुआ। सूरज तैयार होकर स्नेहा को कुछ बताए बिना बाहर चला गया, जबकि स्नेहा को बिना बताए वह कहीं नहीं जाता था। स्नेहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 2-3 घंटे बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। कहाँ चले गए थे आप? स्नेहा ने उसको बाहर से आते हुए देखा तो बोली, काम था कुछ। चलो पैकिंग करो, जो ज़रूरी सामान है वो ले लो। पर हम कहाँ जा रहे हैं? और अब ना आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और मैं कोई पैकिंग नहीं कर रही। सूरज खुद ही पैकिंग करने लगता है। वह स्नेहा का कबर्ड खोलता है और उसके कपड़े, रूही के कपड़े पैक करने लगता है। जब वह कर चुका तो स्नेहा के पास आया। अब बोलो, क्या पूछना है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपके झूठ की वजह से कितनी तकलीफ़ हुई है मुझे। एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद मैं बिना परिवार के रही, और राजीव के तो किसी सवाल का जवाब देते मेरे से नहीं बन रहा। खुद को दोषी समझकर कितना गिल्ट फील हो रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या किया आपने? एक तरफ आपने जहाँ मेरी जान बचाकर मुझे जीने का मौका दिया, वहीं मुझे मेरे घर और परिवार और राजीव से दूर करने के दोषी भी आप ही हैं। बताइए, क्यों किया आपने ये? स्नेहा की सवाल पूछती नज़रें सूरज पर टिकी थीं। स्नेहा जी, क्या बताऊं आपको? ये समझ लो, मैं बस थोड़ा स्वार्थी हो गया था। आपको पता ही है, मम्मी की डेथ पहले ही हो गई थी। पापा के जाने के बाद मैं बिजनेस संभाल नहीं पाया, तो बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। इतना कि बैंक में भी लोन पास नहीं हो पा रहा था। सब कुछ बिकने की नौबत आ गई थी। मुझे लूजर समझकर मेरे साथ 5 साल तक रिलेशन रखने और शादी करने का वादा करने वाली नताशा, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी और एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, उसने पापा के दबाव में या खुद की मर्जी से, जो भी समझ लो, शादी कर ली। उस रात उसकी शादी में गया था, उसको बधाई देने और आखिरी बार मिलने। जेब में पिस्टल रखी हुई थी कि चलते चलते जहाँ पर कदम थक जाएंगे वहीं पर खुद को गोली मार दूंगा। पर देखिए ना, आप मुझसे टकरा गईं और जो गोली खुद के लिए रखी थी उन गुंडों को डराने के लिए फायर कर दी। आप सोचती हैं कि मैंने आपकी जान बचाई, पर सच ये भी है कि आपने मेरी जान बचाई, क्योंकि आप मुझसे नहीं टकराती तो उस गोली पर शायद मेरा नाम लिखा होता। आपने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? स्नेहा बोली। क्या बताता आपको? आप खुद ही परेशान थी। आपको घर ले आया तो अगले ही दिन मेरा जो लोन पास नहीं हो रहा था, उसी दिन पास हो गया। मुझे लगा आप शायद मेरी ज़िंदगी बनकर आई हैं, तभी तो मुझे मरने से भी बचा लिया और जीने का मकसद भी दे दिया। मैं नहीं चाहता था कि आप वापस जाएं, क्योंकि अगर राजीव की किस्मत में आप होती तो शादी वाले दिन मेहंदी लगे हाथों से आप किडनैप नहीं होती और ना मुझसे टकराती। इसलिए मैं आपके कहने पर आपके घर तो गया और ये भी पता चला कि आपके घरवाले आपकी बहन की शादी राजीव से करना चाहते थे, पर राजीव ने मना कर दिया। पर मैंने आपसे झूठ बोल दिया ताकि आप वापस न जाएं। आपने शहर छोड़ने की बात की तो मैं भी इसलिए आया कि मैं तो पहले ही ज़िंदगी में आपको जगह दे चुका था, तो जहाँ आप रहती मुझे भी साथ रहना था। मैंने दिन रात मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया कि नताशा की नज़रों में तो लूजर साबित हो गया, पर आपके लिए मुझे खुद को साबित करना था। मैं आपको इतना प्यार देना चाहता था कि आप अपना अतीत भूल जाओ और सबको भूल जाओ। आप जब भी पिछला याद करके रोती थी, मैं मन में और संकल्प करता था कि आगे ऐसे मौके ही ना आए कि आप उनको याद कर सको और आपकी आंखों में आंसू आए। शायद मैं गलत था, क्योंकि हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता।
तभी तो राजीव फिर से हमारी ज़िंदगी में वापिस आ गया है। बोलते बोलते सूरज की आवाज़ भारी हो जाती है। उसके लिए ये सब स्वीकारना बहुत मुश्किल है, पर अब हालात ही ऐसे हो गए हैं तो वह भी मजबूर हो गया है। ये तलाक के कागज़ हैं, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं और राजीव से बात कर ली है। मैंने उसको सब सच बता दिया है। वो थोड़ी देर में आता होगा। वो आपको वापस ले जाना चाहता है। आप उसके साथ चली जाइए। वो आपसे बहुत प्यार करता है। शायद मुझसे ज़्यादा वो आपको खुश रखेगा। जाइए, अपने परिवार से इतने साल दूर रहीं। वो सब तो मैं वापस नहीं कर सकता, पर हाँ, आपको आज़ाद कर रहा हूँ। रही बात रूही की, आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरे पास छोड़ना चाहती हैं तो आपकी निशानी समझकर उसको आपका एहसान समझूंगा, और अगर आप ले जाना चाहती हैं तो मैं रोकूंगा भी नहीं। आपको यहाँ से जो कुछ भी चाहिए ले जा सकती हैं, और आप जाइए राजीव के साथ अपने घर वालों के पास। सूरज ये सब बोल तो रहा है, पर उसके लिए भी स्नेहा और रूही के बिना जीना कितना मुश्किल है उसे पता है। पर वह भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कर रहा है ताकि अपनी गलती का पश्चाताप कर सके। उधर स्नेहा तो जड़ हो गई है। सूरज ने पहले उससे इतना कुछ छिपाया और अब इतना बड़ा फैसला कर चुका है। इतने में राजीव भी आ जाता है। वहाँ का मंजर तो वह भांप चुका था, जो कि उसे पहले ही आशंका थी। पर वह भी स्नेहा को वापस ले जाना चाहता है, क्योंकि सूरज ने उससे झूठ बोला। इसलिए स्नेहा ने उससे शादी की और उसके साथ रह रही है, और उसे लगता है स्नेहा उसे अब भी प्यार करती है। वो सूरज के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि उसकी बहन का घर ना टूटे, और उसके घर वालों ने और राजीव ने उसे धोखा दिया है। पर अब सच्चाई जानने के बाद वह कैसे सूरज के साथ रहेगी। सूरज रूही को भी ले आता है और उसको स्नेहा को पकड़ाते हुए बोला, जाओ रूही मम्मा के पास। कल हम कहाँ जा रहे हैं डैडू? रूही मासूमियत से सूरज से पूछती है। तो सूरज कहता है, नानी के घर। आप हमेशा कहती थी ना कि सबकी नानी और दादी होती हैं, आपकी कहाँ है? हाँ, तो मम्मा आपको नानी के पास ले जा रही हैं। आप भी तो चल रहे हो ना डैडू? अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ बच्चा। आप मम्मा और अंकल के साथ जाओ, मैं बाद में आऊँगा। नहीं, मुझे नहीं जाना मेरे डैडू के बिना। जाओ ना रूही मम्मा के पास। भारी गले से सूरज रूही को कहता है। नहीं, रूही डैडू के पास रहेगी, और वह सूरज से चिपक जाती है। इससे सूरज भावुक हो जाता है और वह उसे चूमने लगता है। मेरा बच्चा, डैडू बाद में आएंगे, अभी आप जाओ। नहीं, रूही डैडू के पास रहेगी। रूही नहीं जा रही, पर वह ज़बरदस्ती उसे अपने से अलग करता है। रूही को स्नेहा को पकड़ाकर कहता है, जाओ स्नेहा, वरना रूही रोने लगेगी और मैं इससे मिलने आता रहूँगा। मेरा भी कहाँ मन लगेगा रूही के बिना। यह कहकर वह अंदर चला जाता है। स्नेहा रूही को नीचे रखती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है। सूरज कमरे में आकर ज़मीन पे बैठ जाता है। उसकी जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा हो रही थी, जिसमें रूही का प्यार उसे कमज़ोर कर रहा था। रूही और स्नेहा ही तो उसका संसार थे, जिनके साथ वह बहुत खुश था। अब यूँ अचानक उनको भेजना उसको ऐसा लग रहा था मानो अपनी ज़िंदगी किसी और के हवाले कर रहा हो। पर हालात और मजबूरी ऐसी है कि ऐसा नहीं करे तो क्या करे। थोड़ी देर में स्नेहा भी आ जाती है और सूरज को यूं बैठा देखकर कहती है, समझते क्या हैं आप खुद को? आपकी मनमानी चलती रहेगी। जब आपका मन किया अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और आपका मन किया तो ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। क्या मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है? मुझसे तो पूछते कि मेरी क्या मर्ज़ी है। आपने फ़ैसला कर लिया कि आप मुझे आज़ाद कर रहे हो। मुझे तो पूछा होता कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ़ आपसे अपने सवालों का जवाब चाहती थी, पर आप इतना बड़ा फ़ैसला कर देंगे मेरे सवाल पूछने पर। स्नेहा पूछ रही होती है, पर सूरज कोई जवाब नहीं देता है। बताइए, स्नेहा सूरज के चुप रहने पर कहती है, पर सूरज बस ज़मीन को देख रहा होता है। मेरी तरफ देखिए, स्नेहा बोली, पर सूरज बस नीचे मुंह किए रहता है। तो स्नेहा ने दोनों हाथों से सूरज के चेहरे को ऊपर किया।
उसकी आंखों में आंसू थे। स्नेहा कहती है, क्यों कर रहे हैं आप? क्या मिल जाएगा ये सब करने से? बहुत महान बन जाएंगे आप। खुद कितनी तकलीफ़ में हैं आप, मुझसे ये छिपेगा क्या? मैं रूही के बगैर नहीं रह पाऊँगा। और मेरे बगैर रह लेंगे? बोलिए। नहीं, पर स्नेहा जी, मैंने आपके साथ गलत किया। एक बार नहीं, आप दो दो बार मेरे साथ गलत कर रहे हो। पहले मुझे बताए बगैर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और अब मुझसे पूछे बगैर अपने से अलग कर रहे हैं। पहले एक पौधे को उखाड़ कर ले आए और उसे अपने आंगन में लगा दिया। तब तो वह छोटा था, वह लग गया, पर अब उसने जड़ें पकड़ लीं। तब फिर से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने की कोशिश करोगे तो वह लगेगा क्या? नहीं लगेगा, सूख जाएगा वो। हम दोनों ने ही तो ये घर बनाया है, सजाया है, और आज आप मुझे कह रहे हो जाओ। स्नेहा सूरज के फैसले से नाराज़ होती हुई बोली। पर स्नेहा जी, सूरज जी, राजीव मेरा अतीत था। अब मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ खुश हूँ। हाँ, आपने गलत किया। आपने मुझे अंधेरे में रखा, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं अपनों से नफ़रत करती रही, राजीव से नफ़रत करती रही, और वो दर्द हमेशा मुझे टीस देता रहा। पर जिस भी हालात में हमारी शादी हुई थी, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपनों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। आप ही मेरी किस्मत में थे, राजीव नहीं। हाँ, तब मुझे बहुत दुख हुआ था। हाँ, तो रोती भी रही थी। भगवान को पूछती थी कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया कि एक झटके में सब कुछ छीन लिया। पर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शामिल नहीं किया, बल्कि इतना प्यार दिया कि जिसे मैं अपनी बदनसीबी समझ रही थी, वह मेरी खुशनसीबी बन गया। स्नेहा जी, मैं भी आपके बगैर नहीं रह पाऊँगा। मैं कौन सा रह पाऊँगी, और कहीं जा भी नहीं रही हूँ। ज़बरदस्ती भेजेंगे तब भी नहीं जाऊँगी। सच में? हाँ, कहकर स्नेहा सूरज के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। सूरज भी भावुक हो गया है कि स्नेहा ने उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी। इतने में राजीव रूही को गोद में लेकर आ जाता है। अंकल, मम्मा डैडू क्यों रो रहे हैं? रूही उनको रोते हुए देखती है तो बोलती है, मम्मा डैडू के प्यार के बीच में तीसरा आ गया था, इसलिए, जो कि नहीं आना चाहिए था। कौन आया था? चलो बताता हूँ, हम बाहर चलते हैं। मम्मा डैडू को बात करने दो। ठीक है। राजीव रूही को अपने साथ ले आता है और उसके साथ हाल में खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज और स्नेहा को राजीव का ध्यान आया तो वे दोनों बाहर आए तो रूही राजीव के साथ खेल रही थी। अंकल, आ गए मम्मा डैडू। सॉरी राजीव जी, स्नेहा बोली। किस बात के लिए? मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। शायद मेरा विश्वास ही कमज़ोर था, इसलिए मैं वापस नहीं आई। उसके लिए। और मेरी वजह से आपने इतनी तकलीफ़ सही, उसके लिए। पर अब जहाँ मेरी किस्मत में था, वहाँ मेरी किस्मत मुझे ले आई। वरना हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगे होने के बावजूद क्या हमारी शादी नहीं होती? मैं भी ये बात समझ चुका हूँ स्नेहा। अब तक मैं इसलिए परेशान था कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। तुम ऐसे शादी वाले दिन अचानक गायब हो गई थी, इसलिए मेरा मन बेचैन रहता था। मैं कभी चैन से नहीं जी पाया। अब जब तुम मिली और सूरज ने सच्चाई बताई तो मुझे लगा तुम यहाँ समझौते की शादी में हो, जिसे तोड़ना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो मजबूरी में शादी की थी, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता था। पर जब तुम खुश हो और अब तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश ही हूँ, और आगे अब मैं भी चैन से जी पाऊँगा। हाँ राजीव जी, बेशक उस समय मैंने मजबूरी में शादी की, पर अब मैं खुश हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दी शादी कर लीजिए और हमें बुलाना मत भूलना, क्योंकि अब हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मुस्कुराते हुए स्नेहा बोली। ठीक है स्नेहा, अब मैं भी कोशिश करूँगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार देखकर मेरा भी मन हो रहा है घर बसाने का। हंसते हुए राजीव बोला। तो इस बात पर वो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद राजीव वापस चला जाता है।
स्नेहा के माता पिता को जब स्नेहा के बारे में पता चला तो वे भी उससे मिलने आए। इतने सालों उससे दूर रहकर स्नेहा अब उनसे मिली तो उसके मन के जख्म भी भर गए और अपनों के लिए नाराज़गी भी ख़त्म हो गई। राजीव ने भी अब शादी कर ली। अब तक उसके मन को तसल्ली नहीं हो पा रही थी कि स्नेहा ऐसे कहाँ गायब हो गई, पर उसको खुश देखकर अब वह भी आगे बढ़ने की सोच लेता है कि स्नेहा उसकी किस्मत में नहीं थी। राजीव के स्नेहा से बेहद प्यार करने और घर वालों के शादी के लिए मान जाने के बाद भी यदि स्नेहा से उसकी शादी ना होकर एक अजनबी से हो गई तो ये बात भी सही है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। तभी एक अजनबी उसका हमसफ़र और हमदर्द बन जाता है। अब जो मेहंदी स्नेहा को दर्द देती थी उसे फिर से उससे प्यार हो गया है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसके हाथों में जो मेहंदी इतना रंग देती थी वह इसलिए ही था कि उसे सूरज जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलना था।